नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में नरेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज से हम राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे और राजस्थान के इतिहास हो, चाहे से भारत का इतिहास हो या आपके विश्व का इतिहास हो, एक कॉमन टॉपिक है जो अपने इतिहास की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन घटनाओं को मेजर करने के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए, समय के मापदंड को निर्धारण करने के लिए एक टॉपिक आता है आपके। उस टॉपिक का नाम है आपके काल विभाजन। उस टॉपिक का नाम है आपके काल विभाजन। इस टॉपिक को इंग्लिश में कहते हैं, काल विभाजन को, टाइम डिवीजन या टाइम डिवाइडेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें जो आपके मैथ के अंदर कुछ संख्याएं चलती हैं उन संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे एक संख्या चलती है आपके प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृत संख्या आपके एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। एक संख्याएं होती है आपके पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपके 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक निर्धारित की जाती है। और एक संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलती है और माइनस में भी वो संख्याएं अनंत तक चलती है। इस टॉपिक के अंदर अपने पूर्णांक संख्याओं का ही महत्वपूर्ण योगदान है। काल विभाजन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे। सबसे पहले अपन एक सरल रेखा खींचते हैं। इस सरल रेखा का एक मध्य बिंदु लेते हैं। इस सरल रेखा का एक मध्य बिंदु लेंगे और उस मध्य बिंदु को अपन शून्य निर्धारित कर देते हैं। इस मध्य बिंदु को किस आधार पर लिया गया है? तो इस मध्य बिंदु को ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर, ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर इस जो मिडिल पॉइंट है इसको क्या किया गया है? डिसाइड किया गया है। अपन देखेंगे कि ईसा मसीह के जन्म, इस शून्य से जो पीछे की बातें हैं, पीछे की काल है, उस काल को अपन ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। उस काल को अपन किस नाम से जानते हैं? ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 0 से आगे का जो समय है, काल निर्धारण है, उसको अपन ईस्वी सन के नाम से जानते हैं। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ईस्वी सन के नाम से जानते हैं। ईसा पूर्व को इंग्लिश में जब अपन नाम यूज करते हैं तो बिफोर क्रिसस या बिफोर क्रिस्ट कहते हैं कि ईसा मसीह, क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और ईस्वी सन को अपन इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड, उसका नाम है एडी। एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। अब बात आती है कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन में क्या फर्क है। तो देखो दोस्तों, जब अपन क्लासेज लेता हूं मैं तो उसके अंदर स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और उनसे मैं जब पूछता हूं ईसा पूर्व के बारे में तो जो उनका जवाब आता है ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बारे में, वो आपके सामने में एक बार रखता हूं। बच्चे ज्यादातर जवाब देते हैं कि ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें, जो कि बिल्कुल सही है। ईस्वी सन को वो बताते हैं कि ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का जो कालक्रम है उसको क्या कहा गया है? ईस्वी सन कहा गया है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ईस्वी सन अगर ईसा मसीह के मृत्यु के बाद की बातें हैं तो ईसा मसीह के जन्म से लेके और उसकी मृत्यु तक के कालक्रम को अपन किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। इसलिए ईस्वी सन का जो मेजर फैक्ट ये है कि इस एनो डोमिनी या ईस्वी सन के अंदर अपन लोग ईसा मसीह के जन्म से लेके जो अब वर्तमान समय चल रहा है उस तक की सभी घटनाओं को क्या करते हैं? सम्मिलित रूप से इनको शामिल किया जाता है। तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं, और ईस्वी सन ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक जो समय चल रहा है उस तक की घटनाओं को क्या कहते हैं? ईस्वी सन कहा जाता है। ईस्वी सन को लिखने का जो पैटर्न रहता है, अपन ईस्वी लिख सकते हैं, इसको सन लिख सकते हैं, या फिर इसको जो लिखा हुआ है ईस्वी सन भी लिख सकते हैं। जैसे 2000 ईस्वी सन लिखे तो सन 2020, और ईस्वी सन भी लिख सकते हैं, इसको कितना? 2020। तीनों पैटर्न में अपन किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये ईसा पूर्व ईस्वी सन अपने किस काम में आएगा। एक नाम आता है इतिहास के अंदर संवत, और संवत जो होता है समय का मापदंड निर्धारित करता है। संवत क्या करता है? समय का मापदंड निर्धारित करता है। तो उस संवत को अपन एक एक करके समझेंगे। अपने राजस्थान के इतिहास के हिसाब से जो संवत प्रयोग में लिए जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक समय सीमा है 57 ईसा पूर्व। एक समय होता है आपके 78 ईस्वी। सन बोल दो या ईस्वी बोल दो, एक ही बात है।
एक समय है अपने 319 ईस्वी सन। देखो सबसे पहले बात करते हैं 57 ईसा पूर्व की। 57 ईसा पूर्व में एक संवत प्रारंभ हुआ था, उस संवत का नाम है विक्रम संवत। इसे ही कहते हैं मालव संवत। विक्रम संवत बोल दो या मालव संवत बोल दो, एक ही बात है। यह अपने बात करें तो सबसे प्राचीन संवत है विक्रम संवत, जिसका अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। सबसे लोकप्रिय संवत है आपके विक्रम संवत। किसने प्रारंभ किया था वो भी अपन देखेंगे। इससे पहले अपने 78 ईस्वी सन के अंदर जो संवत प्रारंभ हुआ है उस संवत को देखते हैं। 78 ईस्वी सन के अंदर अपने शकिया शाक्य संवत, कौन सा संवत? शकिया शाक्य संवत प्रारंभ हुआ। यह संवत अपना राष्ट्रीय संवत भी है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और 319 ईस्वी सन, 319 ईस्वी सन में एक संवत प्रारंभ हुआ था जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। एक बार इस जितना आपको बताया है इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अपन ने काल विभाजन के लिए एक सरल रेखा खींची। इस सरल रेखा का मध्य बिंदु अपन ने शून्य मान लिया। यह मध्य बिंदु जो है शून्य ईसा मसीह के जन्म के आधार पर माना गया है। ईसा मसीह का जन्म जो माना गया है 1 जनवरी पहली शताब्दी को ईसा मसीह का जन्म माना गया है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें ईसा पूर्व कहलाती है, जिसे इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं को अपन ईस्वी सन के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं। ईस्वी सन को अपन किसी ईस्वी सन लिख सकते हैं, ईस्वी लिख सकते हैं या सन लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन ने 3 समय देखे, एक 57 ईसा पूर्व, एक 78 ईस्वी सन और एक 319 ईस्वी सन। 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी सन और 319 ईस्वी सन को याद करने का एक पैटर्न है। इन सभी अंकों के इकाई के अंक जो हैं क्रम से है 7, 8, 9। आसानी से आप याद कर सकते हो। 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी सन और 319 ईस्वी सन। अब अपन एक एक संवत के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे विक्रम संवत की। सबसे पहले कौन संवत की बात करेंगे अपन? विक्रम संवत की। तो देखो विक्रम संवत जो है किस व्यक्ति ने प्रारंभ करवाया था? तो विक्रम संवत उज्जैन के एक शासक थे, राजा थे विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा भारत में 57 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया। उस संवत को क्या कहा गया? विक्रम संवत या मालव संवत। एक नाम आता है विक्रमादित्य। देखो दोस्तों, भारत का इतिहास और जब राजस्थान का इतिहास अपन पढ़ते हैं तो विक्रमादित्य की बात करें तो भारत में अब तक जितनी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वह व्यक्ति जिसने विक्रम संवत या मालव संवत चलाया था, यह कौन सा विक्रमादित्य है? तो अपन कुछ राजस्थान और भारत के इतिहास में विक्रमादित्य जो ज्यादातर रूप में पढ़ते हैं उन 2-3 विक्रमादित्य के बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले अपन जो विक्रमादित्य पढ़ते हैं तो एक काल आता है गुप्त काल। एक काल आता है गुप्त काल। गुप्त काल में एक वंश आता है गुप्त वंश। गुप्त काल में एक वंश आता है गुप्त वंश। देखो मित्रों, गुप्त वंश के अंदर एक शासक हुए थे चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त वंश के एक शासक हुए थे चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त सेकंड 2 उपाधियां प्राप्त करता है। पहली इसको उपाधि थी शक्रादित्य। इस शासक को पहली जो उपाधि थी वो उपाधि थी शक्रादित्य, और दूसरी जो उपाधि थी उस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। तो एक विक्रमादित्य तो ये है जो गुप्त वंश के अंदर चंद्रगुप्त सेकंड था, उसको एक विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो एक विक्रमादित्य ये है। ये वही चंद्रगुप्त सेकंड है जिसके दरबार में सर्वप्रथम भारत के इतिहास में नवरत्न रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम भारतीय शासक जिसने नवरत्न रखना प्रारंभ किए थे वह आपके चंद्रगुप्त सेकंड या यही विक्रमादित्य है। कुछ नवरत्न के मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे एक नवरत्न था बेताल भट्ट। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी विक्रम बेताल, तो वो आपने जो कहानियां सुनी है, दंत कथाएं सुनी है, वो यही विक्रम था।
और इसी चंद्रगुप्त सेकंड का या इसी विक्रमादित्य का जो नवरत्न था उसका नाम था बेताल भट्ट। और यही कहानियां अपन दंत कथाओं के रूप में सुनते हैं। इसी के नवरत्न है वराहमिहिर, इसी के नवरत्न है वराहमिहिर, इसी के नवरत्न है धनवंतरी, इसी के नवरत्न है धनवंतरी, अमर सिंह। ये सभी आपके चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में गिने जाते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ये वही चंद्रगुप्त सेकंड है जिसके काल में चीनी यात्री, एक चीनी यात्री था, उसका नाम है फाहियान। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसी चंद्रगुप्त सेकंड के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। भारतीय इतिहास में दो चीनी यात्री प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। एक चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था, एक चीनी यात्री है जिसका नाम है ह्वेनसांग। एक चीनी यात्री है जिसका नाम है ह्वेनसांग। यह चीनी यात्री आपके हर्षवर्धन, भारत के शासक हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ये वही ह्वेनसांग है जिसकी बात करें अपन, एक पुस्तक है शियू की। इस ह्वेनसांग की एक पुस्तक है शियू की, आपको पता हो तो ये ह्वेनसांग जो है इसकी एक पुस्तक है शियू की, और ये वही व्यक्ति है जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये ह्वेनसांग जो है इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं और इसको नीति के पंडित के नाम से जाना जाता है। तो एक विक्रमादित्य अपन ने देखा है चंद्रगुप्त सेकंड, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ था 275 ईस्वी। कब हुआ था? 275 ईस्वी में। और इस गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। इस गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। इस बात से आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, यह जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये ईस्वी सन में आया है। कब आया है? ईस्वी सन में, मतलब नीचे की साइड में आया है। तो आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य है, ये विक्रमादित्य नहीं है जिसका अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चंद्रगुप्त सेकंड या एक विक्रमादित्य जो अपन ने देखा है ये है। इसके अलावा और जो विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हुए हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। देखो, इतिहास में एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, उस युद्ध का नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक इतिहास में विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को एक इतिहास में विश्व प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया है। उस युद्ध का नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये जो युद्ध लड़ा गया है, ये युद्ध लड़ा गया है करनाल हरियाणा में। कहां पे लड़ा गया है? करनाल हरियाणा में। यह पानीपत का जो युद्ध हुआ था द्वितीय, यह युद्ध लड़ा गया अकबर व हेमू के बीच। अकबर व हेमू के बीच। देखो, मैं आपको इस युद्ध के बारे में पहले बता देता हूं। अकबर की सेना का नेतृत्व इस युद्ध में नेतृत्व करता कौन था? बैराम खां। अकबर की सेना का नेतृत्व अकबर के संरक्षक या अकबर के वकील बोल सकता हूं या अकबर का वजीर बोल सकता हूं, बैराम खां ने किया था। और इस युद्ध में हेमू मारा गया था। इस युद्ध में हेमू मारा गया था। मैं पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो हेमू है, इस युद्ध से पूर्व जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, दीन पनाह महल जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से या पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस हेमू ने अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दिया था। और यही वह हेमू है जो अपने आप को किस उपाधि से नवाजता है? विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजता है। किस उपाधि से नवाजता है? विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजता है। और यह वही हेमू है जो भारत का अंतिम शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो भारत का अंतिम शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, 14वां शासक है ये, क्योंकि 14 जो विक्रमादित्य हुए भारत में, उनमें अंतिम कौन आपके? विक्रमादित्य कौन है? हेमू। अभी अपन ने पानीपत के द्वितीय युद्ध का डिस्कस किया है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये भी कब हुआ है? मुगल काल में हुआ है, 1556 में हुआ है, ईस्वी में हुआ है। तो ये विक्रमादित्य नहीं है जिस विक्रमादित्य का अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करी है। पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत में इतिहास के अंदर 3 युद्ध हुए हैं। मैं उन 2 युद्धों का और डिस्कस करता हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध,
दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया है 21 अप्रैल 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया है वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया है। यह युद्ध जो हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में क्या हो गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इब्राहिम लोदी पूरा सल्तनत काल के अंदर एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु किसमें हुई है? युद्ध के दौरान हुई है। सल्तनत काल की बात करते हैं तो मैं आपको सल्तनत काल के बारे में बता दूं। सल्तनत काल आपके चलता है 1206 से लेके 1526। देखो 1206 से लेके 1526 तक कुछ वंश हुए हैं। उन वंश का मैं नाम लिख देता हूं। पहला वंश गुलाम वंश, ये चलता है आपके 1206 से लेके 1290 तक। दूसरा वंश चलता है आपके खिलजी वंश। ये आता है आपके 1290 से लेके 1320 तक। तीसरा वंश जो अपन पढ़ते हैं तुगलक वंश। आता है ये आपके 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। चौथा जो वंश आता है आपके शैयद वंश। चौथे नंबर का जो वंश आता है आपके शैयद वंश आता है, ये 1414 से लेके 51 तक। और इसमें पांचवा जो वंश आता है उस वंश का नाम है लोधी वंश। और ये वंश चलता है 1451 से लेके 1526 तक। और 1526 में बाबर भारत में मुगल वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। तो बात क्या समझ में आई कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, शैयद और लोधी वंश, इन पांचों वंश में सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक ऐसा हुआ है इब्राहिम लोधी, जिसकी मृत्यु किसमें हुई है? युद्ध के दौरान हुई है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध की अपन ने बात करी है। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में आपको बता देता हूं। पानीपत का तृतीय युद्ध आपके 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली आपके जीत गया था। इस युद्ध में भी कौन जीत गया था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अभी अपन ने इतिहास प्रसिद्ध 2 विक्रमादित्य की बात कर ली है। पहला विक्रमादित्य गुप्त वंश के चंद्रगुप्त सेकंड, और दूसरे विक्रमादित्य हेमू, जो भारत के अंतिम विक्रमादित्य थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक विक्रमादित्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान के इतिहास में एक रियासत आती है, मेवाड़ रियासत। इस मेवाड़ रियासत में एक शासक हुए, उस शासक का नाम था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का बात करते हैं तो इसके पुत्रों की बात करते हैं तो इसके 4 पुत्र थे। पहला भोजराज, दूसरा रतन सिंह सेकंड, तीसरे पुत्र की बात करते हैं तो विक्रमादित्य। और इसके चौथे पुत्र का नाम था उदय सिंह। देखो ये जो भोजराज है यह मीराबाई के पति थे। भोजराज जो है मीराबाई के पति थे। रतन सिंह सेकंड जो है अहेरिया उत्सव के दौरान मामा सूरजमल हाड़ा के साथ लड़ते हुए मारा गया। ये जो उदय सिंह है ये वही उदय सिंह है जिसने 1559 में उदयपुर बसाया था और महाराणा प्रताप के पिता हैं। अपन जो बात करनी है अपने वो किसकी करनी है? विक्रमादित्य की। देखो ये विक्रमादित्य जो था स्वयं अयोग्य शासक था। विक्रमादित्य स्वयं क्या था? अयोग्य शासक था। तो इसकी जो माँ थी इसकी संरक्षिका थी। इसकी माँ जो है इसकी संरक्षिका थी और माँ का नाम है कर्मावती। माँ कौन थी? कर्मावती। अगर आपको इतिहास में ध्यान हो तो इसी विक्रमादित्य के टाइम पे एक आक्रमण हुआ था 1534 ईस्वी में। कहां पे? मेवाड़ के ऊपर एक आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के दौरान गुजरात के बहादुर शाह ने यह आक्रमण किया और मां कर्मावती ने
इस मेवाड़ की रक्षा के लिए भारत के शासक हुमायूं के पास राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं इस समय सैनिक सहायता नहीं कर सका। इस वजह से हुमायूं जब सैनिक सहायता नहीं कर पाता है तो मां कर्मावती ने यहाँ का जो सेनापति है प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को नियुक्त कर दिया था। युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह ने यहाँ पे केसरिया किया था और मां कर्मावती ने यहाँ पे जौहर किया था, और ये मेवाड़ का द्वितीय शाखा, दूसरा शाखा कहलाया था। तो अभी अपन ने तीनों विक्रमादित्य की बात कर ली है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये तीनों ही विक्रमादित्य वो विक्रमादित्य हैं जो आपके ईस्वी सन के अंदर आते हैं। ये विक्रमादित्य नहीं है। अभी मैं तीनों विक्रमादित्य के बारे में वापस को रिपीट करता हूं। पहला चंद्रगुप्त सेकंड जो आपके गुप्त वंश के थे। दूसरे आपके अकबर के खिलाफ पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था हेमू ने, वह भारत का अंतिम शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और तीसरे आपके बात करते हैं महाराणा सांगा के 3 नंबर के पुत्र थे कौन? विक्रमादित्य। ये तीनों ही विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर ये विक्रमादित्य है कौन? भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में अपन लोगों ने 16 महाजनपद पढ़े हैं। कितने महाजनपद पढ़े हैं? 16 महाजनपद पढ़े हैं, और खूब सारे जनपद। तो महाजनपद से जो छोटे रियासतें वगैरह जो प्रांत होते थे उनको जनपद कहा जाता था। अपन ने अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ा है तो एक जनपद पढ़ा होगा, उस जनपद का नाम है शिवी जनपद। दोस्तों यही शिवी जनपद आगे चल के किस रूप में आया? प्रागवार। इसका नाम क्या हो गया? प्रागवार। कुछ समय पश्चात इसी शिवी जनपद का नाम हो गया मेदपाटन, और फिर इसका नाम हो गया साहब मेवाड़। बहुत बार एग्जाम ये पूछा भी जा चुका है कि किस रियासत या किस स्थान का नाम शिवी जनपद था। तो शिवी जनपद से हो गया प्रागवाड़, प्रागवाड़ से हो गया मेदपाटन, और मेदपाटन से इसका नाम हो गया मेवाड़। ऐसे ही एक भारत के इतिहास के अंदर एक जनपद था, उस जनपद का नाम था मालव जनपद। उस जनपद का नाम क्या था? मालव जनपद। यह मालव जनपद आगे चल के हो गया अवंतिका। इसी मालव जनपद का नाम आगे चल के क्या हो गया? अवंतिका। और इतिहास में इसी अवंतिका को अपन उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये मालव जनपद से हो गया अवंतिका, अवंतिका से हो गया उज्जैन। इसी उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, जिन्होंने अपनी जो ख्याति है उस ख्याति को पॉपुलर प्रसिद्धि दिलाने के लिए अपने ही नाम के ऊपर 57 ईसा पूर्व के अंदर एक संवत चलाया था। उस संवत का नाम है विक्रम संवत है, और अपने जनपद के नाम पे उसका नाम रखा मालव संवत है। तो ये विक्रमादित्य यहाँ मालव जनपद के अंदर शासन करते थे, ये वो विक्रमादित्य हैं। तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं इसको शुरुआत से। सबसे पहले बात करते हैं काल विभाजन के दौरान अपन ने एक सीधी रेखा खींची, सीधी सरल रेखा खींची। सरल रेखा को जीरो या ईसा मसीह के जो जन्म है वहां से इसको मध्यमान मान लिया। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक की बातें क्या कहलाती है? ईस्वी सन या एनो डोमिनी कहलाती है। पहला संवत देखा अपन ने 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया था, उस संवत का नाम है आपके विक्रम संवत या मालव संवत। विक्रम संवत या मालव संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। दूसरा संवत आपके प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी। कब हुआ था? 78 ईस्वी। एक संवत बताया था मैंने आपको, शक संवत, या इसी को कहते हैं शाक्य संवत। ये संवत प्रारंभ किस शासक ने किया? तो ये संवत जो है आपके कुषाण वंश के शासक, कौन से वंश के शासक? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत या शाक्य संवत क्या किया था? प्रारंभ किया था। एग्जाम में कई बार अब बच्चे इस चीज को सोचते हैं कि भाई विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया, अपने जनपद के नाम से मालव संवत चलाया, तो फिर इस कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने वंश या अपने स्वयं के नाम पे ये संवत नहीं चला के शक वंश के नाम पे ये संवत क्यों चलाया? तो मैं आपको बता देता हूं। कनिष्क ने इस समय शकों को क्या किया था? पराजित किया था, और कनिष्क के द्वारा शकों का लगभग पराजित चलती रही, और शकों का इस समय पतन हो गया था।
तो कनिष्क ने शकों के पतन के रूप में और स्वयं के उत्थान, कुषाण वंश के उत्थान के रूप में इस चीज को पूरी दुनिया याद रखे इतिहास के रूप में, इसलिए एक संवत प्रारंभ किया। इस संवत को क्या कहा गया? शक संवत या साके संवत। तीसरे संवत की बात करते हैं अपन, 319 ईस्वी कब चलाया गया है? 319 ईस्वी। इस संवत को अपन कहते हैं गुप्त संवत। इस संवत को अपन किस नाम से जानते हैं? गुप्त संवत। यह जो गुप्त संवत है, यह जो व्यक्ति चलाता है, यह आपके गुप्त वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? गुप्त वंश के शासक थे, और शासक का नाम है आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखो दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड के भी अपन ने बात करी थी, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जबकि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया था, और उस संवत का नाम है गुप्त संवत। यह वही चंद्रगुप्त फर्स्ट है जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह वही चंद्रगुप्त फर्स्ट है जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब देखो, आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, यह क्वेश्चन आपके सीटेट में आया था। गुप्त संवत की जो जानकारी है, गुप्त संवत जो है उसकी जानकारी किससे मिलती है? तो जो गुप्त संवत है इसकी जो जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। कौन सी पुस्तक है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद नामक पुस्तक से गुप्त संवत की जानकारी मिलती है, और किताबुल हिंद नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं, उसके रचनाकार है अल-बरूनी। इस किताबुल हिंद नामक पुस्तक से क्या मिलती है? गुप्त संवत की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। एक बार इसको वापस से रिपीट करते हैं। काल विभाजन पढ़ते समय अपन ने सबसे पहले एक सरल रेखा खींची। सरल रेखा को मध्यमान माना, शून्य को, और इस शून्य को मध्यमान मानते हुए ईसा मसीह के जन्म को आधार माना गया। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें ईसा पूर्व कहलाई। ईसा मसीह के जन्म से लेकर जो वर्तमान है वहां तक की जो घटनाएं हैं, कालक्रम है, वो क्या कहलाया? ईस्वी सन कहलाया। फिर अपन ने कुछ संवत देखे हैं। संवत क्या होता है? किसी भी समय का जो मापदंड निर्धारित जिससे किया जाता है वो क्या कहलाता है? संवत कहलाता है। तो सबसे पहले अपन ने 57 ईसा पूर्व देखा, उसके बाद में अपन ने 78 ईस्वी देखा, उसके बाद में अपन ने 319 ईस्वी देखा। 57 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया था, इसे विक्रम संवत या मालव संवत के नाम से जाना जाता है। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा यह संवत प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी के अंदर एक संवत प्रारंभ हुआ है, उसे शक संवत या साके संवत कहा गया। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क। इनके टाइम पे चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई थी इतिहास के अंदर। इसी कनिष्क के द्वारा शक संवत या साके संवत प्रारंभ हुआ था। तीसरी बात करते हैं संवत की। 319 ईस्वी के अंदर गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने यह संवत प्रारंभ किया था, और सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि गुप्त संवत की जानकारी किससे मिलती है? तो गुप्त संवत की जो जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है किताबुल हिंद जिसके रचनाकार है अल-बरूनी। इस पुस्तक के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। शक संवत की आगे बात करते हैं, तो शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया है। ध्यान से समझना, शक संवत को राष्ट्रीय जो संवत है उसका दर्जा दिया गया 1957 ईस्वी। शक संवत है, इसको राष्ट्रीय संवत कहा जाता है, और इसको राष्ट्रीय संवत का जो दर्जा दिया गया है 1957 ईस्वी में दिया गया। और यह जो दर्जा दिया गया था यह मेघनाद शाह समिति। कौन समिति? मेघनाद शाह समिति। मेघनाद शाह समिति की सिफारिश के आधार पर शक संवत या साके संवत को क्या किया गया है? आपके राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया है। हाँ देखो, आगे देखते हैं अपन ने विक्रम संवत देखा है, राष्ट्रीय संवत देखा है, शक संवत देखा है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो अपने को पहला जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो इस प्रकार से पूछेगा कि वर्तमान सन 2020 को देखो परिवर्तित करना है। मान लो अपने 319 यहाँ है, तो यहाँ 400 आएगा, 500 आएगा, यहाँ कहीं ना कहीं 2020 आएगा साहब। 2020 यहाँ पे, और इस 2020 सन को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? विक्रम संवत। इसमें कन्वर्ट करना है अपने को विक्रम संवत। सन 2020 का विक्रम संवत निकालना है। सन 2020 का क्या करना है? विक्रम संवत निकालना है। तो अपने को इस बात का ध्यान होना चाहिए
कि 0 से लेके 2020 तो ये 0 से लेके 2020 तो जो आपके सामने दिए गए हैं वो 2020। इसके बाद में बात करते हैं इससे भी 57 ईयर पहले की बात है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब भी सन से विक्रम संवत निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, +57 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2020 आपके सामने ये है, 0 से लेकर 2020 तक का काल ये, और इससे भी 57 साल पहले तो 57 ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को क्या ज्ञात हो जाएगा, विक्रम संवत ज्ञात हो जाएगा। एक इतिहास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 56 आकार, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 56 आकार। ध्यान समझना, अब स्टूडेंट्स को लगता है कि 56 आकार मतलब किसी सन इसमें क्या आएगी, 56 आएगी, जैसे 1856 हो सकता है, 1956 हो सकता है, 1756 हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 56 अकाल जो पड़ा था आपके 1899 ईस्वी सन में पड़ा था। कब पड़ा था, 1899 ईस्वी सन में। और इस सन को अपन जब कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अपने विक्रम संवत में, तो विक्रम संवत में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस 1899 के अंदर अपने को ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा, 57 ऐड करना पड़ेगा, और 57 जब ऐड करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, 1956 विक्रम संवत। इसी 1956 विक्रम संवत के आधार के ऊपर इस काल, जो अकाल की बात करते हैं, इसको 56 अकाल कहा गया है। 56 अकाल क्यों कहा गया है, अकाल तो 1899 पड़ा था, लेकिन इसका विक्रम संवत जब निकालते हैं तो क्या आएगा, 1956 आता है, इसलिए इसको किस नाम जाना गया, अपने 56 अकाल के नाम से जाना गया। तो अभी अपन ने देखा सन 2020 को अपने विक्रम संवत में कन्वर्ट किया है, 56 अकाल को विक्रम संवत में कन्वर्ट करके देखा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन का निर्धारण और करते हैं। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का एकमात्र शासक, भारत का एकमात्र शासक, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, भारत का एकमात्र शासक कौन, जिसके जन्म की बात करते हैं, जिसके जन्म का विक्रम संवत, जिसके जन्म का विक्रम संवत और उसी की मृत्यु का सन बराबर है, कि भाई भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसके जन्म का विक्रम संवत और मृत्यु की सन दोनों बराबर है। तो अपन ने जब इतिहास पढ़ा हो तो एक इतिहास, राजस्थान के इतिहास में एक राजा आता है जिसका नाम है महाराणा प्रताप। उसका नाम क्या आता है, महाराणा प्रताप। देखो महाराणा प्रताप की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई 1540, 9 मई 1540। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु हुई है 19 जनवरी 1597। बात करते हैं जन्म का विक्रम संवत, तो जन्म को अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विक्रम संवत में। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है, 1540 में, और विक्रम संवत में बदलने के लिए अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, 57 ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही अपन 57 ऐड करते हैं क्या आ गया, विक्रम संवत 1597। तो महाराणा प्रताप के जन्म का विक्रम संवत और महाराणा प्रताप की मृत्यु की सन दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। एक बार अपन काल विभाजन के टॉपिक को आगे रिपीट कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, कि सबसे पहले अपन ने काल विभाजन का टॉपिक लिया, एक सरल रेखा खींची, सरल रेखा को 2 भागों में विभाजित किया। जीरो ईसा मसीह के जन्म को आधार माना, ईसा मसीह के जन्म के आधार मान के ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें करते हैं तो ईसा पूर्व कहलाया, ईसा मसीह के जन्म से वर्तमान तक की बातें करते हैं तो ईस्वी सन कहलाया। फिर अपन ने एक एक करके संवत वगैरह पढ़े हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अभी आपके कोरोना काल चल रहा है तो अपने को जो कार्यक्रम करना है अपने को साथ में पढ़ते भी रहना है, और जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते रहना है। इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।